हेलो फ्रेंड्स, वेदांगा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ शुभम नौरिया। आज हमारा जो सेशन है ये स्पेशल सेशन है आपका, जिसमें हम लोग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का सारी चीज़ें हम यहाँ से आपका देखने वाले हैं। इस वीडियो की आपको तीन सीरीज़ में आपका तीन वीडियोज़ में आपका ये डिवाइडेड है। तो आइए पहले आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये आपका टारगेट कर रहा है आपके अपकमिंग जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स ऑफ यूपीपीसीएस, बीपीएससी और आपका यूपीएससी मेंस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंपाइलेशन है। इसमें आप पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही जगह पे देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज यूनियन बजट 2025-26। अब जो इंपॉर्टेंट हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है वो है हमारा थीम जो है आपका सबका विकास, बैलेंस ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो थीम है इसका ये ध्यान रखेंगे कि सबका विकास, बैलेंस ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। प्रीलिम्स में यू कैन फाइंड दिस थीम एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जो बीपीएससी ऐसे एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट मिल सकता है कि क्या है हमारा थीम इस बजट का। देन बजट एस्टिमेट्स की अगर मैं बात करूं, आइए सीधे तौर पे सीधा ही बजट देख लेते हैं। सो टोटल बजट जो साइज है हमारा एलोकेशन है इस बार वो 50.65 लाख करोड़ का था, जिसमें जो टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स 34.96 लाख करोड़। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फिगर्स इन पेपर। यू कैन डायरेक्टली इन पेपर दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर कि आपका 50.65 लाख करोड़ का टोटल बजट साइज है। टोटल रेवेन्यू रिसीट्स पूछा जा सकता है जो 34.96 लाख करोड़ है। अब नेट टैक्स रिसीट्स की बात करूं तो इट इज 28.37 लाख करोड़। ठीक है, कैपेक्स एक्सपेंडिचर, वी हैव स्पेशली फोकस्ड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दिस बजट। बाद में इसके परसेंटेज वाइज भी देखेंगे। सो अराउंड 11% वी हैव एलोकेटेड आवर बजट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। तो इस बार मेनली वी हैव फोकस्ड ऑन दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज अराउंड 11.21 लाख करोड़, which is coming out 3.1% of the GDP. ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल GDP का 3.1% वी हैव एलोकेटेड टूवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी का ही आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि आउट ऑफ दिस 3.1% 11% हैज बीन कंप्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब टैक्स टू GDP रेशियो की बात करूँ तो इट इज कमिंग आउट टू बी 11.7%। ये चीज ध्यान रखिएगा कि टैक्स टू GDP का जो रेशियो है वो 11.7% का है। फिस्कल डेफिसिट जो हमारे लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट अभी आप देखेंगे नीचे ग्राफ, वो आपका आ रहा है 4.4% ऑफ द GDP। सो दीज आर द बेसिक बजट एस्टिमेट्स दैट वी हैव टू लुक इनटू दिस बजट। ठीक है, ये हमारा टैक्स आपके बजट एस्टिमेट्स है हमारे। अब इसमें आगे देख लेते हैं। देखो, दिस इज द यूनियन बजट ट्रेंड्स इन डेफिसिट। तो जो हमारा जो ट्रेंड था आपका डेफिसिट में, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ग्राफ वाइज समझाया गया है। ठीक है, दिस इज फॉर द बेस ईयर 2022-23, 23-24, 24-25 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो, और जो बजट का एस्टिमेट है वो चीज़। ठीक है, सो इन क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स this can be asked in a statement that our budget estimate is around 4.4%. ये 4.4% है हमारा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये चीज पहली बात तो ध्यान रखिएगा। अब यही रिवाइज अगर बजट एस्टिमेट की बात करूं तो जो रेवेन्यू डेफिसिट हमने लोगों ने रखा है इस बार, वो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट है 1.5% का। ठीक, नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट जो हम एक्सक्लूड कर देते हैं जिसमें हम बोरोइंग्स, वो 0.8% है। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू जो डेफिसिट आएगा आपका वो 0.3 है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फिगर्स। ठीक है, अगर ये बजट एस्टिमेट के हिसाब से है। अब इफ दे आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2024-25, जस्ट रिमेंबर लास्ट ईयर हमारा 4.8% था आपका फिस्कल डेफिसिट, 1.9% रेवेन्यू डेफिसिट, 1.3% प्राइमरी डेफिसिट एंड 1% के अराउंड हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज टू फिगर्स, 2024-25 रिवाइज एस्टिमेट, 25-26 बजट एस्टिमेट। बट अभी अगर आपने देखा होगा ट्रेंड जिस हिसाब से चेंज हो रहा है
यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में आपको वो आपका लास्ट ईयर्स का ही पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं आपका ये पूरा का पूरा ये चार्ट आपका लेके आया हूँ, ठीक है। ये कंपैरिजन ये पूछ सकते हैं कि स्टेडीली इट इज डिक्रीजिंग। यूपीएससी में आपका ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज स्टेडीली डिक्रीजिंग आफ्टर कोविड-19, तो वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही है, बिकॉज कंटिन्यूसली देयर इज अ डिक्लाइन इन दिस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अभी आपकी जो अपकमिंग पीसीएस है उसके लिए आपके लिए यही 2 ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन जो बजट के अंदर जो हमारे को देखनी है वो है आपका वेयर दिस रुपी इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। ये कहाँ से हमारे पास जो ये बजट जो हमने टोटल जो रिसोर्स जो हमारे पास आया, जो पूरा का पूरा आपके पास जो बजट का कलेक्शन था या रेवेन्यू कलेक्शन की बात करूँ तो कहाँ से आया पूरा का पूरा, वेयर रुपीज इज कमिंग फ्रॉम, ये सारा का सारा आपका चार्ट है, इसके थ्रू आपका ये एक्सप्लेन किया गया है बजट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ थी हमारी वो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज के 24% ऑफ दिस 1 रुपी इज कमिंग फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, बट ये एज सच नहीं पूछा जाता है। फर्स्ट आपके लिए ये जो अगर आपके पास ये सीक्वेंस वाइज में या ऑर्डर वाइज में लगाने के लिए आएगा फ्रॉम डिसेंडिंग टू इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर, जस्ट रिमेंबर जीएसटी हमारा कहीं ना कहीं सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, इट इज अराउंड 18%, ठीक है, एंड इनकम टैक्स इज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रेवेन्यू, आपका इनकम टैक्स ज्यादा हो गया है, ठीक है। देखिए आप डिफरेंस देख लीजिए, 4% के अराउंड डिफरेंस है बिटवीन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो जीएसटी हमारा 18% पे सेकेंड नंबर पे, इनकम टैक्स आपका फर्स्ट नंबर पे। ये इसलिए मैंने एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जीएसटी वाज ऑन फर्स्ट प्लेस एंड इनकम टैक्स वाज ऑन सेकंड प्लेस, तो अब ये चेंज हो गया है हमारा सिनेरियो। थर्ड प्लेस पे आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स ही है इन द कंट्री वेयर ओनली द अपर 3 to 4% पीपल आर पेइंग इनकम टैक्स, बट स्टिल इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन जो इतने सारे हैं हमारा वो कहीं ना कहीं इट इज कमिंग 17%, तो थर्ड प्लेस पे आ रहा है। तो ये पैराडॉक्स, ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे देश में इस चीज़ का ऐसा होना, ठीक है। दैट इज वाई ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है आपकी इनइक्वालिटी इंडेक्स, इट इज शोइंग दिस स्टार्क रियलिटी वेयर अबव 1% इज क्लेमिंग अराउंड 10% ऑफ नेशनल वेल्थ। तो अबव जो 1% लोग हैं वो पूरा का पूरा जो देश का जो हमारी पूरी नेशनल वेल्थ है, ये नेशनल इनकम है, उसका 10% हिस्सा कहीं ना कहीं उन्हीं के पास है। तो ये स्टार्क रियलिटी वाज आल्सो प्रेजेंटेड थ्रू दिस बजट एस्टिमेशन, जहाँ पे रुपीज कम्स फ्रॉम दिखाया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा इनकम टैक्स 22%, सेकंड वी हैव जीएसटी 18%, थर्ड वी हैव कॉर्पोरेट टैक्स 17%, देन द फोर्थ थिंग नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट फॉर एग्जांपल फाइन्स है आपके, लाइसेंस फीस है आपकी, वो सारी चीज़ें नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आती है। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 9% टू दिस 1 रुपीज। उसके बाद फिर हमारा यूनियन टैक्स आपका आ जाता है, यूनियन जो आपका एक्साइज ड्यूटी जो है आपका 5th नंबर पे 5%, ठीक है। देन वी हैव कस्टम, लास्ट कस्टम ड्यूटी आपकी जो लगती है वो 6th नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस वाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। फर्स्ट वी हैव इनकम टैक्स, देन वी हैव जीएसटी, देन थर्ड कॉर्पोरेशन टैक्स, देन फोर्थ आपका जो नॉन टैक्स रिसीट्स है वो, 5th नंबर पे वी हैव यूनियन टैक्स, सॉरी यूनियन जो सब एक्साइज ड्यूटी है आपकी, देन लास्टली वी हैव कस्टम ड्यूटी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि वेयर वी आर गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट्स है हमारी वो कहाँ से है। अगर अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ये चीज़ आपको ऐसे ही डायग्राम देखने को मिलेगा। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। दिस शोज वेयर वी आर स्पेंडिंग आवर मनी, कहाँ पे ये कौन कौन से सेक्टर में एक्सपेंडिचर हुआ, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाता है। सो फर्स्टली जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है। तो जो स्टेट आउट ऑफ दिस होल जीएसटी ना, इसमें आपका स्टेट का भी कुछ ना कुछ आपका शेयर रहता है। सो वो आपका जो स्टेट का शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज वो 22% है, and it is having the largest share where we are spending our rupee या where we are spending our revenue, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का है,
इंटरेस्ट पेमेंट एज सच पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका फिर भी अगर चलिए है तो सेकंड नंबर पर देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे वी हैव इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेट शेयर एंड टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सेकंड नंबर पे वी हैव इंटरेस्ट पेमेंट। थर्डली वी हैव सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऑल दो स्कीम्स विच इज होली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका थर्ड नंबर पे है। इन दिस वी आर एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, ठीक है। बिकॉज ये जो कैपिटल आउटले है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सेक्टर है, इसको अलग से रखा गया है, ठीक है। तो इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है डिफेंस को। सब्सिडीज जो वी आर गिविंग, जो हमने फार्मर्स को हम लोग देते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, तो उसका भी एक अलग से आपका कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है मेजर सब्सिडीज, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, थर्ड नंबर पे हमारा, ठीक है, वेयर वी आर स्पेंडिंग अराउंड 16% ऑफ दिस होल 1 रुपी। अब जो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, वो तीन आपके एक जैसे ही हैं, चार सॉरी आपके एक जैसे ही हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स ये भी 8% है आपका, एंड डिफेंस 8% है, ठीक है। इस बार वी हैव स्पेंडिंग दिस 8% आउट ऑफ दिस टोटल 1 रुपी टू डिफेंस सेक्टर। कहीं ना कहीं वी हैव इंक्रीज आर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस सेक्टर, आपने देखा ही होगा, ठीक है। जो ऑपरेशन सिंदूर में वी हैव रियलाइज दिस थिंग दैट वी नीड टू स्पेंड मोर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट। कहीं ना कहीं आपका इन ऑर्डर टू अलाइन विद ऑल द डेवलप्ड नेशन, फॉर एग्जांपल रशिया जो जितना स्पेंडिंग करता है आपका, जो आपका यूएसए स्पेंडिंग करता है, देन चाइना इज ऑल्सो बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, चाइना इज ऑल्सो स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट इन डिफेंस सेक्टर। तो उसी को अलाइन करते हुए वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अराउंड 8% ऑफ आर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ठीक है। इसी के साथ हमारा फाइनेंस कमीशन के भी जो आपके अदर ट्रांसफर्स है, फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस कमीशन आपका जो रिफॉर्म्स लाने के लिए आपको पैसा देता है, या जो और भी आपका कंट्रीब्यूशन है, जो और ट्रांसफर है आपका फाइनेंस कमीशन का, तो उसको भी 8% का आपका कहीं ना कहीं रखा गया है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑल दो स्कीम इन विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम इट्स एंड, तो वो आपका कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 8% के अराउंड रखा गया है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे है, ठीक है। अगर हम इसको हटा दिया जाए इंटरेस्ट पेमेंट को तो थर्ड नंबर पे, अगर इंटरेस्ट पेमेंट को जोड़ो तो फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये सारे के सारे फोर्थ नंबर पे है। डिफेंस सेक्टर, फाइनेंस कमीशन, अदर एक्सपेंडिचर भी है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। फिफ्थ रैंक पे वी हैव मेजर सब्सिडीज, ठीक है, जो यहाँ से हमने एक्सक्लूड करे ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। सो वी हैव क्रिएटेड दिस सेपरेट कैटेगरी ऑफ मेजर सब्सिडीज where we are spending around 6% of our total budget of our total revenue expenditure. Then lastly 6th number पे पेंशन आपके आ जाएगी 4%, ठीक है। तो 4% of our budget is spent on pension। तो पेंशन जो भी स्कीम्स है हमारे देखी भी थी हमने बहुत सारी, जो भी आपके वृद्ध पेंशन योजनाएं हैं, या जो भी हमारी और भी जो पेंशन मिलती है आपको, वो सारी की सारी आपका 4% के अराउंड आपका मिले, मतलब 4% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ दिस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वी हैव स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, देन सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट पेमेंट, थर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फोर्थ पे वी हैव फोर थिंग्स लाइक डिफेंस, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अदर एक्सपेंडिचर, फिफ्थ पे वी हैव मेजर सब्सिडीज, एंड लास्टली वी हैव पेंशन, ठीक है। ये आपका वेयर दिस इज शोइंग कि वेयर आर रुपीज इज गोइंग, ठीक है, कहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो आपको बात कर रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 11.2 करोड़ का है हमारा, ठीक है। दोज एक्सपेंडिचर डेट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आपकी कहीं ना कहीं आप बताई गई है कि दोज एक्सपेंडिचर डेट क्रिएट एसेट, whether it is creating asset or reducing liability is considered as capital expenditure। तो अच्छा माना जाता है आपका कोर पिलर ऑफ विकसित भारत 2047। तो अभी अब हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसी को देखते हुए हमने कुछ कोर पिलर्स बनाया, बिकॉज वी आर हैविंग दिस टारगेट, वी आर हैविंग दिस एम ऑफ विकसित भारत, डेवलप इंडिया एट द रेट 2047 का जो विजन है। तो उसमें हमने की आपके 6 हमारे कोर सेक्टर्स रखे हैं, तो उनके लिए हमारा कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने ये आउटले यहाँ पे स्पेशली दिए हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग वी आर कंपोनेंट्स क्या है कि क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, लोन्स टू द स्टेट एंड यूटी। तो हमने नए नए एसेट्स बनाने हैं,
नए एसेट फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं हमारे, हॉस्पिटल्स क्रिएट करने हैं हमारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, तो वो सब पे हमें नए नए एसेट्स यहाँ पे क्रिएट करना है यहाँ पे। एंड देन वी आर ऑल्सो गिविंग दिस लोन्स टू स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। तो इनको भी आपका लोन्स दिया जा रहा है स्टेट को, यूटीज को एट मिनिमल इंटरेस्ट, या किसी किसी में तो आपका जो इंटरेस्ट पीरियड है वो 50 ईयर्स का है, वो सब अभी हम आगे देखेंगे। ट्रेंड की बात करूँ तो कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जो है हैज नियरली ट्रिपल्ड इन 5 ईयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, कीपिंग इन माइंड अपकमिंग यूपीएससी मेंस। तो ये जो ट्रेंड है हमारा वो कैपेक्स एक्सपेंडिचर का, ये डायरेक्टली आपकी लाइन थी, दिस वाज प्रेजेंट इन बजट के अंदर, आपकी लाइन प्रेजेंट थी कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर हैज नियरली ट्रिपल्ड इन 5 ईयर्स। So just you have to remember this thing and you can directly quote in your mains paper that nearly capital expenditure has been increased to triple digits from 4.51 lakh, ये ट्रिपल हो गया आपका, सॉरी 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 4.1 लाख करोड़ इन 2020-21 टू 11.2 लाख करोड़ in 2025. India is moving towards infrastructure led growth. This can be used in your conclusion. After seeing this capital expenditure trend, we can say that India is moving towards infrastructure led growth, ठीक है। क्योंकि देखो 3 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया 5 ईयर से, 4.1 लाख था ये आपका 2020-21 में, that has been increased to 11.2 लाख करोड़ in 2025-26। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं मैं, डेप्रिसिएशन हटा के, सो इट इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कहीं ना कहीं ये भी आपका इंक्रीज हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन प्लस ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट। अच्छा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपकी डेफिनेशन है कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन करता है और जो स्टेट्स को लोन दिए जाते हैं, ग्रांट दिया जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये कहीं ना कहीं आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, ठीक है। अब जो पार्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लेते हैं, ये ट्रेंड आपका दिखाया गया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर ये अभी देखेंगे, पहले एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम देख लेते हैं, सेक्टर वाइज हमने कितना कितना आउटले करा है और कौन सा सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट जिसको मिला है, जिसको बजट आउटले में सबसे ज़्यादा किया गया है। So as we saw in this last slide, the defense sector we have dedicated around 8% of our total revenue expenditure on defense. तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर में मेजर आइटम में भी आपका डिफेंस सबसे लार्जेस्ट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे डिफेंस ही आपका 4,91,732 करोड़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बजट आउटले मिला है। देन वी हैव रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट आपका आ जाता है 2,66,817 करोड़। देन थर्ड नंबर पे वी हैव होम अफेयर्स, बजट में सबसे ज़्यादा पैसा तीसरे नंबर पे होम अफेयर्स को मिला है। एग्रीकल्चर फोर्थ नंबर पे है। अच्छा देखिए, फिगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट हैव टू रिमेंबर एग्रीकल्चर, या जिसका बताऊंगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर का याद रखिएगा 1,71,437। एग्रीकल्चर का पूछा जा सकता है, आपका एजुकेशन का पूछा जा सकता है। फिफ्थ नंबर पे वी हैव एजुकेशन 1,28,650 करोड़। सिक्स नंबर पे हेल्थ में वी हैव 98,311 करोड़, ठीक है। बाकी से या बाकी देख लीजिएगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं सारे के सारे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस डिफेंस सेक्टर, सबसे ज़्यादा इसको मिला है। रूरल डेवलपमेंट सेकंड नंबर पे आता है, ये फिगर इसके याद मत रखिएगा। होम अफेयर्स का भी एज इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस 1,71,437 करोड़। एजुकेशन सेक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1,28,650 करोड़। और सिक्स नंबर पे हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, 98,311 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर था सेक्टर पे, आपको मैंने यहाँ पे पूरा दिखा दिया। नीचे भी आप लोग देख सकते हैं ये चीज़, डिफेंस में आपको डिफेंस सबसे ज़्यादा, देन रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपका सारा दे रखा है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब अपने इस पर आ जाते हैं, जो पार्ट है हमारा, पार्ट है जर्नी, कैसे जर्नी रहेगी हमारे ऑफ डेवलपमेंट। सो बेसिकली वी आर हैविंग दिस जर्नी फॉर डेवलपमेंट, ये जो हमारा एम था विकसित भारत @ 2047।
तो इट विल बी पावर्ड बाय रिफॉर्म्स, गाइडेड बाय इंक्लूसिविटी एंड ड्रिवन टुवर्ड्स विकसित भारत। तो ये हमारा मोटो भी है, हमारा थीम नहीं, थीम तो वही आपका ध्यान रखिएगा जो थीम मैंने आपको बताया, ठीक है, सबका विकास वाली जो चीज़ थी। अब बट यहाँ पे ये जो जर्नी हमारी डेवलपमेंट की रहेगी उसको पावर्ड बाय रिफॉर्म्स के थ्रू हम ये जर्नी को विल अचीव दिस जर्नी। देन इट इज गाइडेड बाय इंक्लूसिविटी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी हमारे को ये चीज़ आएगी, सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा है हमारा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वी हैव हाईलाइटेड दिस थिंग, गाइडेड बाय इंक्लूसिविटी। देन ड्रिवन टूवर्ड्स विकसित भारत, ये हमें देखना ही है। अब इसका जो फ्यूल है, देखिए ये वी हैव डिवाइडेड दिस होल जर्नी। अब देखिए इसका फ्यूल जो है वो रिफॉर्म्स है, ठीक है, रिफॉर्म्स आर द थिंग्स विच गोइंग टू फ्यूल आर डेवलपमेंट एम। फ्यूल इसका रिफॉर्म्स है। गाइडिंग स्पिरिट जो होगा आपका, किस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, ये कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे, इंक्लूसिविटी आपकी कहीं ना कहीं गाइडिंग स्पिरिट है। देन डेस्टिनेशन जो बताई गई है वो है हमारी विकसित भारत, ठीक है, आर एम या डेस्टिनेशन इज विकसित भारत या डेवलप्ड इंडिया। सो वेरी ब्यूटीफुली दे हैव शोन दिस थिंग कि फ्यूल हमारा रिफॉर्म्स रहेंगे, गाइडिंग स्पिरिट विल बी इंक्लूसिविटी, देन डेस्टिनेशन विल बी विकसित भारत, ठीक है। वी हैव टू अचीव दिस विकसित भारत थ्रू दीज थिंग्स। अब विकसित भारत जो है हमारा वो है क्या चीज, वो देख लेते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत है हमारे यहाँ पे, दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत। ये आपके एक ही स्लाइड में आ जाएगा जैसे, ठीक है, विकसित भारत के प्रिंसिपल्स है, ठीक है, दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑन विच वी हैव बेस्ड आवर विकसित भारत। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो पॉवर्टी, दिस इज अलाइनिंग विद एसडीजी टारगेट ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे साइड बाय साइड आपको एसडीजी टारगेट भी बताता चलूंगा मैं। जीरो पॉवर्टी जो हमारा, इंश्योरिंग नो वन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, पहले तो यही हमारा एम है कि वी हैव टू एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, और ये चीज़ दिस थिंग इज ऑल्सो हाईलाइटेड बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आपका यूएनडीपी का है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और यूएनडीपी का है, तो उसमें भी दे हैव हाईलाइटेड दिस थिंग कि यस वी हैव अराउंड वी हैव 200 million people have been brought above the poverty line from 2014-15 to 2021-22, 2021 है, 2021-22 है, ठीक है, just look into this thing। बट ये चीज़ उन्होंने भी हाईलाइट करी है कि वी आर डूइंग गुड, या वी आर अलाइनिंग आवर एफर्ट्स टू अचीव, वी आर अलाइनिंग आवर एफर्ट्स टू बिकम दिस नेशन वेयर वी आर हैविंग जीरो पॉवर्टी, ठीक है, हमने उस एम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं SDG 1 भी है हमारा, दिस इज SDG 1 वेयर वी हैव टू एंड पॉवर्टी। क्वालिटी एजुकेशन, नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी एजुकेशन, दिस इज SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो दिस इज आवर एम दैट वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट एजुकेशन, नॉट जस्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बट क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मीन्स वेयर वी आर नॉट जस्ट गिविंग नॉलेज बट वी आर मेकिंग पीपल वाइज, वी आर ऑल्सो गिविंग नॉलेज विद विजडम, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करी गई है कि वैल्यूज देने की बात करी गई, वो क्वालिटी एजुकेशन। देन नेक्स्ट हेल्थ केयर एक्सेस, दिस इज SDG 3, हेल्थ केयर एक्सेस देंगे हम, इंश्योरिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल, ठीक है, वी आर एमिंग टू मेक दिस हेल्थ अफोर्डेबल, हेल्थ केयर सॉरी वी आर एमिंग टू make this healthcare system affordable, accessible and comprehensive, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा एम है कि कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेसिबल बनाए, अफोर्डेबल बनाए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर दे, वेयर वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर, टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका जो फोकस है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर पे है, बट फिर भी इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सेक्टर की बात करी गई है। इसी के लिए हमारा वो आपका प्रोग्राम्स है, हमारा आयुष्मान भारत जो मिशन है हमारा, डिजिटल हेल्थ मिशन जो है हमारा, वो सारे आपके इसी से अलाइंड है। देन वी हैव स्किल्ड लेबर, ये कोई ऐसा कोई SDG नहीं है, बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है तो ये आपका SDG 9 का पार्ट बन जाता है, सॉरी 8 का पार्ट बन जाता है। एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं कि 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, आवर एम इज टू स्टैब्लिश 100% स्किल्ड लेबर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा 100% स्किल्ड लेबर है, ठीक है।
this report, Prime Future Skills Report 2015, has highlighted this thing that only 5%, 3 to 5% of our total workforce is skilled workforce. तो वो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए we have aimed in this budget that will bring this 100% skilled labor force and give them meaningful employment. ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा. Then fourthly, we have women economic participation. Gender gap index by WEF, World Economic Forum, has highlighted this thing that we are lagging behind in terms of women economic participation. ठीक है, तो उसकी रैंक भी आप लोग एक बार को देख लीजिएगा. So in this budget we have, under this principle of Viksit Bharat, this is the fifth component, the women economic participation, where 70% of women in economic activity. We want this 70%, we are aiming for this 70% women participation in economic activities. तो ये हमारा फिफ्थ कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है. लास्टली एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. ठीक है, फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. So agriculture excellence, we have to bring this thing in terms of agriculture productivity, in technological intervention in agriculture. तो उसके लिए हमारा एम यही है इस बजट के अंदर कि वी आर एलोकेटिंग सरप्लस बजट टू दिस एग्रीकल्चर सेक्टर so that our farmers can make India या make our country food basket of the world. ठीक है, तो ये हमारा एम है इसके अंदर. These are the 6 principles of विकसित भारत. ठीक है, याद रखिएगा. जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर एक्सेस, स्किल्ड लेबर, वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एग्रीकल्चर आपका एक्सेलेंस. अब देखिए, वो तो हमारे 6 प्रिंसिपल्स थे. ठीक है, अब जो हमारा जो बजट है, डेवलपमेंट मेजर्स है, तो इट इज फोकसिंग ऑन 4 काइंड ऑफ पीपल. तो ये 4 कौन कौन से पीपल हैं? ये 4 ही हैं. 4 आपके किन किन लोगों को, ये किन किन सेक्शंस को ये बेसिकली टारगेट कर रहे हैं. फर्स्ट, दे आर टारगेटिंग गरीब, पुअर को टारगेट कर रहे हैं. यूथ, यंगस्टर ऑफ इंडिया, अन्नदाता, फार्मर्स ऑफ इंडिया, एंड नारी, women. So these are the 4 main section where we are focusing in this budget. तो वो 4 कौन कौन से सेक्शंस हैं? गरीब, पुअर को कर रहे हैं हम लोग, यूथ को कर रहे हैं, यंगस्टर्स को, अन्नदाता फार्मर्स को कर रहे हैं, विमेन को कर रहे हैं. और ये कहीं ना कहीं आपको इसमें भी देखने को मिलेगा. ठीक है, फॉर गरीब या पुअर के लिए आपको हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है. ठीक है, यूथ के लिए हमारे को स्किल प्रोवाइड करनी है, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. पुअर के लिए फिर वो वाली चीज़ भी थी कि वी हैव टू रिड्यूस या वी हैव टू एंड पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी का एम है हमारा. अन्नदाता फार्मर्स के लिए आपका एग्रीकल्चर आपका एक्सेलेंस लेके आना है. नारी शक्ति के लिए या विमेन के लिए वी नीड टू इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एस्पिरेशंस की बात करूं तो ये हमारे एस्पिरेशंस हैं ऑफ विकसित भारत कि वी नीड टू एक्सेलरेट ग्रोथ, कहीं ना कहीं ग्रोथ को इनहांस करना है. सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेम थिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आनी है. एनहांस द स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास. ठीक है, दिस इज द न्यू थिंग दैट वी हैव एम्फसाइज्ड दिस बजट 2025-26 बजट स्पेशली फोकस्ड ऑन इन राइजिंग मिडिल क्लास. तो उनकी स्पेंडिंग को कहीं ना कहीं, स्पेंडिंग पावर को इंक्रीज करना है. जो परचेजिंग पावर है आपकी, या स्पेंडिंग पावर है मिडिल क्लास की, उसको कहीं ना कहीं एनहांस करने की बात कर रहे हैं. इसी के लिए वी हैव ब्रॉट दिस न्यू इनकम टैक्स बिल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि दिस इज द मेन क्लास विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस इनकम टैक्स. यही रेवेन्यू आपका सारा का सारा जनरेट कर रही है. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ दिस इनकम टैक्स, their spending power has been reduced, and their spending power is very very necessary for creating demand in economy. जो पूरा का पूरा जो डिमांड है इकोनॉमी की, इट विल बी जनरेटेड बाय दिस मिडिल क्लास. उनकी स्पेंडिंग पावर को बढ़ाना है, सो दैट अ चेन रिएक्शन विल गोइंग टू स्टार्ट वेयर दे स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन whatever they need, and then the full economy will going to be reeled up. तो उस चीज़ को हमारा कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेगी ये एस्पिरेशंस ऑफ विकसित भारत में. फिर ये नेक्स्ट है आपका इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मिडिल क्लास थिंग, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वेयर दे आर creating avenues for more and more for attracting more and more private investment.
ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अपना खुद का डोमेस्टिक सेक्टर का जो या डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर वो आपका इन्वेस्ट करे, तो उसको आपको इनकरेज करने की बात करेगी। ठीक है, जो क्राउडिंग इन इफेक्ट है, जो हम इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं कि क्राउडिंग इन इफेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करने की बात कर रहे हैं। देन अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड जो सेंटिमेंट्स है या जो सेविंग्स है हमारा, जो बैंक के ऊपर जो ट्रस्ट बना हुआ है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात करेगी ये। ठीक है, तो अपलिफ्ट आपका हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं अंडर दिस एस्पिरेशंस फॉर विकसित भारत। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ आपके कुछ इंजन्स भी आ जाएंगे, जो इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है आपके, चार आपके ऐसे सेक्टर्स हैं which have been called as engines of development in this budget। तो वो चार सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। फर्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चार सेक्टर्स है हमारे इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ये सारे के सारे हमारे को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दीज आर एसेंशियल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एम ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन एट द रेट 2047। अब फर्स्ट इंजन जो है इसमें हमारा वो एग्रीकल्चर है आपका। ठीक है, अब एग्रीकल्चर देखिए, वैसे स्कीम्स हमने आज तक हमने आपको अलग से मैंने सारी की सारी करा दी है। यहाँ पे जस्ट ब्रीफ में आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा इनके बारे में जो बजट के अंदर थी। फर्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर के लिए स्कीम है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, जहाँ पे वो 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, जो लो प्रोडक्टिविटी वाले आपके हैं, जो जितने भी जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी होगी या मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी होगी, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स है, तो उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने की बात कर रहे हैं। दे नीड टू अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सब आप लोग देख ली, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में कराया। देन सेकंड स्कीम जो है आपकी वो बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस है। यहाँ पे दे आर इनविगोरेटिंग और बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, सो डैट आपका जो माइग्रेशन है, अर्बन माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल एरियाज, it will become an option for all those people who are living in rural areas and not necessity। तो वो वाली चीज़ को हमने देखने के लिए, उस चीज़ को रियलाइज करने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस जो स्कीम है आपके इसके अंदर, ये रूरल मिनिस्ट्री के अंदर। ये मैंने सब आपको जो गवर्नमेंट स्कीम वाली जो आपकी वीडियोस में सब आपको ये आपका पूरा डिटेल में एनालिसिस करा के करवाया है, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। फिर आत्मनिर्भरता, ये वाली भी स्कीम हमने देखी है, तूर उड़द और मसूर के लिए आपके लिए लेके आए गए। वेर नाफेड एंड एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव जो आपका फेडरेशन है, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन है, वो आपका प्रोक्योर करेंगी दिस तूर उड़द एंड मसूर। तो आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन, वो कहीं ना कहीं आपकी स्कीम आई है। देन वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये आपका एक हॉर्टिकल्चर को डेडिकेटेड एक स्कीम लेके आए हैं, वेयर दे आर प्रमोटिंग प्रोडक्शन, एफिशिएंट सप्लाईज, प्रोसेसिंग एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए ये स्कीम आपके ये लेके आए हैं। देन मखाना बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा इन बीपीएससी, दे कैन आस्क दिस थिंग कि वेयर दे हैव डिसाइडेड टू क्रिएट दिस मखाना बोर्ड, सो इट्स इन बिहार। ये आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इन दिस बजट दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दे विल मेक दिस मखाना बोर्ड इन बिहार। और वैसे भी जो मखाना आपका है, जो फॉक्स नट्स कहते हैं शायद, तो उसको जो आपका जो मखाना जो फॉक्स नट है आपका, वो बिहार में सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पेशली जो आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है आपका, सुपौल, मधेपुरा और जो ये जो आपके रीजन आपका आता है, ठीक है, मधुबनी वाले साइड जो वाला रीजन है, वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका फॉक्सनट या मखाना आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो इसलिए दे हैव डेडिकेटेड दिस थिंग मखाना बोर्ड टू इन बिहार। फिर आपका नेशनल मिशन और हाई यील्डिंग सीड्स, तो ये भी आपका लेके आए हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स को क्रिएट करने के लिए, टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन सीड्स विद हाई यील्ड। ठीक है, फिर फिशरी सेक्टर के लिए सस्टेनेबल हार्नेसिंग और फिशरीज के लिए इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक का रहता है और हाई सीज में भी, ठीक है, उनमें ये सस्टेनेबल हार्नेसिंग और फिशरीज कराने के लिए दे हैव दिस स्कीम। ठीक है, स्पेशल फोकस जिसमें रहेगा आपको अंडमान निकोबार और आपके लक्षद्वीप आइलैंड में। इंडिया का हमने पता ही हमें, इंडिया रैंक सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, आफ्टर चाइना इंडिया की रैंक सेकंड है इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर। फिर सी फूड का भी एक्सपोर्ट आपको बढ़ाना है अराउंड 60,000 करोड़। फिर मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी हम लोग लेके आए हैं।
ठीक है। अ 5-year मिशन अनाउंस फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, जहाँ पे वी आर प्रमोटिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैराइटीज तो फैसिलिटेट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन। ये सब आप देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन डायरेक्टली कोट दिस थिंग, फॉर कॉटन प्रोडक्शन वी आर इंटीग्रेटिंग 5 Fs, ठीक है। दिस इज द विजन, 5F विजन फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। 5F का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला जो आपका है, इट इज फ्रॉम फार्म टू फाइबर, ठीक है। जो फार्म से फाइबर जो हम डेवलप करते हैं वो लेके आना है। देन फ्रॉम फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। तो दिस इज द 5F विजन फॉर टेक्सटाइल सेक्टर विच इज लिंकिंग फार्म टू फॉरेन। तो आप सिंपल से अगर देखेंगे तो फार्म में जो रॉ मटेरियल है इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन सच अ मैनर दैट इट विल बिकम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। तो वो फॉरेन में हमारा चलेगा, बिकॉज वंस इट बिकम फैशन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय मैनी फॉरेन प्लेयर्स। तो वो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड करेंगे और फिर ये हमारा ऐसे हमारा प्रोडक्शन इसका ये एक्सपोर्ट आपका जो पोटेंशियल है वो आपका इंक्रीज होगा। देन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्कीम के अंदर ये चीज़ है कि दे आर क्रिएटिंग दिस यूरिया प्लांट इन नामरूप, आसाम, ठीक है। अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम दिस थिंग कि वेयर दे आर डेवलपिंग अ यूरिया प्लांट। तो यूरिया प्लांट बिकॉज वी नीड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ यूरिया प्रोडक्शन। हमने देखा जब हम लोग ये फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो न्यूट्रिएंट बेस्ड जो हमने स्कीम देखी थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो थी हमारी, उसमें वी आर इम्पोर्टिंग हाई अमाउंट ऑफ दिस यूरिया फ्रॉम नेशंस लाइक आपके यूक्रेन से बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्शन था। तो सप्लाई चेन में जो आपका सप्लाई चेन में आपकी प्रॉब्लम आई उसकी वजह से दिस होल थिंग गॉट डिसरप्टेड और फिर आपका ये यूरिया के जो आपके प्राइसेस थे वो बहुत इंक्रीज हुए। दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर दिस फार्मर्स, ठीक है, जो आपके कहीं ना कहीं यूरिया पे बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ फार्म इनपुट जो आपका डालते हैं वो लोग, ठीक है। तो 5 यूरिया प्लांट्स हम देखिए, तो मेजर जो आपका यूरिया प्लांट है वो आपका नामरूप में बनेगा, दिस इज इन असम, ठीक है। और ये जो 5 यूरिया प्लांट्स रिवाइव करे जाएंगे इंडिया में, इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा। फर्स्ट वी हैव दिस सिंदरी प्लांट इन झारखंड, इसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। देन बरौनी बिहार, आपकी फेमस पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है यहाँ पे बरौनी में आपके, आई थिंक बेगूसराय का रीजन है वहाँ ये पड़ता है बरौनी, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। देन गोरखपुर यूपी, रामगुंदन तेलंगाना, तालचर उड़ीसा, ठीक है। ये आपके 5 यूरिया प्लांट्स हैं विच गेट दिस रिवाइवल थिंग इन दिस बजट, ठीक है। तो इनको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। बाकी तो देखिए आसान है, बरौनी आसान है, बिहार में आप लोग मार सकते हैं। गोरखपुर यूपी का आपको पता ही है। तालचर उड़ीसा भी आपका कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सुना है। सिंदरी इंपॉर्टेंट है, सिंदरी आपका ऐसा सुना नहीं है। सिंदरी इज इन झारखंड, झारखंड के लोग जानते होंगे। तो सिंदरी जगह है आपके झारखंड में, वहाँ पे यूरिया प्लांट को रिवाइव करेंगे। देन रामगुंडम जो है आपका तेलंगाना में रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो केसीसी की लिमिट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख, ठीक है। पहले जो लिमिट थी इट वॉज 3 लाख रुपीज, नाउ यू कैन अवेल 5 लाख रुपीज फ्रॉम दिस किसान क्रेडिट कार्ड। So all those farmers which has this KCC cards, so they can get 5 lakh rupees from this किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। फिर ये वाली न्यूज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पोस्ट जो है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। सो कहीं ना कहीं जो इंडियन पोस्ट का जो बैंक है हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसको एक कैटलिस्ट के तौर पर रूरल इकोनॉमी में बनाया गया है। फिर पीएम कृषि सिंचाई योजना ये हमने वहाँ पे देखी ली है, 30,000 करोड़ के अराउंड इसमें इरिगेशन पे दिया है। वाटर अवेलेबिलिटी ये सब देखा है। रूरल स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रहा है, ये सब बताया। फिर सपोर्ट टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर इट्स लैंडिंग ऑपरेशन, ये सब चीज़ें देख लेंगे। सेकेंड जो इंजन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एमएसएमई का जो इंजन है, ठीक है। और वैसे भी एमएसएमई एज अ पर्टिकुलर सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इमेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपका एमएसएमई सेक्टर का बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली जो आपका जो एमएसएमई सेक्टर है इट इज़ एम्प्लॉइंग अराउंड
इट इज़ हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट, इट इज़ जनरेटिंग सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। ये कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। देख लेते हैं इसके अंदर। अब जो एमएसएमई जो सेक्टर है आपका, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द एक्सपोर्ट। ये मैंने आपको बताया ही कि आपका 45% एक्सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं आपका एमएसएमई सेक्टर से आ रहा है। अब इस बजट में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव रिवाइज दिस क्लासिफिकेशन थिंग। जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था वो कहीं ना कहीं आपने रिवाइज कर दिया है फॉर एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है वहाँ पे पहले, ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो टाइप से आपका क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट कि इन्वेस्टमेंट कितना आपके पास है, देन टर्नओवर रेट कितना है आपका, टर्नओवर कितना है आपका साल भर का, फिर आप साल भर में आपने इन्वेस्ट कितना करा है। ये दो आपके क्राइटेरियाज हैं। सो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है आपका करंट में आपका करोड़ के आसपास जो थे, आपका अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज माइक्रो एंटरप्राइज। नाउ दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 2.5%। ठीक है, तो ये रिवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 करोड़ के आसपास हो गया है। टर्नओवर की बात करो तो यही चीज़ आपका 5 से 10 करोड़ हो गई है। ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइज की बात करूँ तो 10 to 25 हो गया है आपका। पहले 10 था आपका करोड़ स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, अब ये 25 करोड़ हो गया है। मीडियम एंटरप्राइज की बात करूँ तो 50 करोड़ था, अब 125 करोड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखूँ, अब देखिए आप इसका ना बड़ा सिंपल सा तरीका, अगर आपको याद करना है इस चीज़ को, तो जैसे आप करंट वाली चीज़ें तो आप 1, 10, 50 करके कर सकते हैं। ठीक है, करंट जो अभी चल रहा था, वैसे करंट पूछा नहीं जाएगा, रिवाइज एस्टिमेट अगर पूछ लिया जाएगा तो जस्ट रिमेंबर कि ये सारा का सारा ना 25 से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2.5 को आप पॉइंट हटा दूंगा 25, उसका आगे 1 लगा दूंगा तो 125, तो ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, 3 है आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, 2.5 जीरो हटा, पॉइंट हटा दूँ 25, 1 आगे लगा दूँ 125, ये तीनों का आपका आ जाएगा। अब इसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा आपको, तो वो चीज़ आपका टर्नओवर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 करोड़ है आपका टर्नओवर। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 100, 125 को करूंगा 4 से 500 करोड़। ठीक है, तो ये आपका रिवाइज में आप दोनों चीज़ें याद कर सकते हैं। जस्ट आपको अगर एक ये वाला 2.5 याद रखिएगा, पॉइंट हटा दो 25 करोड़, 1 आगे लगा दो 125, अब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ बन जाएगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं रिवाइज्ड है, हमारा जो डेफिनेशन है, ये क्राइटेरिया आपका टू बी क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आई है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ये स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड का है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, सो कस्टमाइज कार्ड विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल। सो उद्यम पोर्टल आपका पता ही है हमारे को ये चीज़ कि उद्यम पोर्टल इज स्पेशली डेडिकेटेड पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ एज एमएसएमई। तो आपको उसमें जो भी आपके उद्यम पोर्टल पे जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस आपके रजिस्टर्ड होंगे तो दे कैन गेट दिस कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद लिमिट ऑफ अराउंड 5 लाख। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा। अब 10 लाख कार्ड्स टू बी इशूड इन द फर्स्ट ईयर, और ये जो कार्ड के आपके हैं अराउंड 10 लाख इशू कर दिए गए जाएंगे आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है, एज द स्कीम विल गोइंग टू स्टार्ट, उसी के फर्स्ट ईयर में आपको 10 लाख कार्ड्स को इशू करना है। फिर एक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड 10,000 करोड़ टू बी सेटअप। ठीक है, तो फंड ऑफ फंड्स है आपका टू प्रोवाइड दिस क्रेडिट लाइंस टू एमएसएमई सेक्टर। तो उसके लिए एक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए आपके, जिसमें 10,000 करोड़ का आपका कॉर्पस रखा गया है। देन जो फर्स्ट जो टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी एक स्कीम आई है। ठीक है, इन दिस स्कीम दे आर प्रोवाइडिंग टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा आपको। ठीक है, इफ यू आर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, सो अंडर दिस स्कीम यू विल गेट अराउंड 2 करोड़ रुपीज। ठीक है, और ये 5 किसको टारगेट कर रहा है, ये 5 लाख विमेन को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज टारगेटिंग दीज सेक्शंस। वुमेन है आपके, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं आपका 2 करोड़ तक का टर्म लोन्स देने की बात कर रहे हैं। फिर आपका जो इसके अंदर एक और स्कीम है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्कीम है, प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कानपुर है आपका कहीं ना कहीं लेदर इंडस्ट्री के लिए बड़ा फेमस है आपका। ठीक है, फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए आपका आगरा फेमस है। ठीक है, तो यहाँ के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम है टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ दिस थिंग।
फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, ठीक है। फिर ये आपका टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन, जनरेट अ टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 1.1। ये इतना जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना कि फोकस प्रोडक्ट है आपका स्कीम का फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स। अब फिर एक और चीज टॉय सेक्टर को, ठीक है, बिकॉज द प्रॉब्लम विद दिस टॉय सेक्टर इज दैट वी आर इम्पोर्टिंग ऑल दीज टॉयज फ्रॉम चाइना एंड वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ टॉय सेक्टर। तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए या इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन दिस टॉय इंडस्ट्री, और वहाँ के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। जो भी चाइनीज टॉयज आप लोग मार्केट में देखते हो उसके बहुत सारे आपके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इफेक्ट्स है जो बच्चों में कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू टैकल ऑल दोज साइड इफेक्ट्स दे हैव स्टार्टेड टू डेडिकेट दिस बजट टू अ टॉय सेक्टर, ठीक है, वेयर दे एम टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी यूनिक इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज, ठीक है, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज। तो अब हर चीज़ में आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि वी नीड टू बिकम, वी आर एमिंग टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये टॉय सेक्टर के लिए भी ये चीज़ लेके आए हैं। फिर सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, ये फूड प्रोसेसिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमएसएमई सेक्टर जो आपका वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इन दिस फूड प्रोसेसिंग। सो दे आर क्रिएटिंग दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ये कहीं ना कहीं आपका बिहार में ही बन रहा है, ठीक है, दिस इज सेटअप इन बिहार। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, देखो दो चीज़ हमने बिहार से देखी है। फर्स्ट जो आपका मखाना बोर्ड आपका बन रहा है वो बिहार के अंदर बन रहा है। द नेक्स्ट थिंग ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है जो ये भी आपका बिहार में बनेगा, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग मिशन आपका है ही, फर्दरिंग मेक इन इंडिया, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी आपका ये मिशन है। अब थर्ड इंजन की बात करूँ मैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जो थर्ड इंजन है हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी हमने दो इंजन देख लिए हमारे, पहला हमने एग्रीकल्चर का इंजन देख लिया, नेक्स्ट हमने एमएसएमई का इंजन देख लिया, थर्ड हमारे पास इन्वेस्टमेंट है हमारा इंजन, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में 3 जगहों पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है, इट्स अ ट्रिपल पी थिंग, ठीक है। पहले पीपल में इन्वेस्ट करने की बात करेगा, सॉरी 3P नहीं है आपका, पहला है PE, पीपल में इन्वेस्ट करने की बात करेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की बात करेगा, और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, इनोवेशन में इन्वेस्ट करने की बात करेगा, ठीक है। तो ये 3 आपके चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बात करता है। दिस इज थर्ड इंजन इन्वेस्टमेंट। पहला देख लेते हैं इन्वेस्ट इन पीपल। पीपल में इन्वेस्ट की बात करो तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। दिस पोषण 2.0 आपका मिशन जो शक्ति है उसका कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट है, मिशन शक्ति विमेन के लिए आपके है, ठीक है। तो उसमें ये पोषण 2.0 है। देन दे आर मेकिंग दिस सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी को यू नीड टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑर्डर टू इनहांस आपका जो अर्ली इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो उसके लिए दे हैव डिसाइडेड टू हैव दिस सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम। देन नेक्स्ट आपका अटल टिंकरिंग लैब्स आपको बना रहे हैं, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बन रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने वहाँ डिटेल में देखी भी थी, ठीक है। तो डिस प्रोवाइडिंग अ डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको डिजिटल फॉर्म में आपके इंडियन लैंग्वेजेस में आपको बुक्स अवेलेबल कराएंगे स्कूल के और हायर एजुकेशन के। देन दे आर एक्सपेंडिंग दिस कैपेसिटी ऑफ IIT, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात करें नहीं है फॉर एजुकेशन, ठीक है। यूपी में जैसे आपका एक बन रहा है, यूपी के लखनऊ में आपका एक बन रहा है डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका बजट आपका 500 करोड़ के अराउंड का होगा। देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये भी नीचे देखेंगे। फिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, सारे स्कूल जो हमारे ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो वहाँ पे ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो ग्राम सभाज है उनमें जो भारत जो नेट वाला जो भारत नेट वाली जो चीज़ है कि भारत ब्रॉडबैंड सर्विसेज से कनेक्ट करना है उनको, वही ऐसी सेम आपके यहाँ पे आपके है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स,
अब 5 नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, देखिए हमारा जो टारगेट था हमने देखा है ना वहाँ पे कि स्किल को अपग्रेडेशन करना है, यूथ को खास स्किल टैकल करना है, जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत में देखा था। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू इक्विप आर यूथ विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेक फॉर इंडिया या मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे हमें स्किल सेंटर्स बनाने हैं जो आपके यूथ को उन स्किल्स के साथ इक्विप कर सके दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो चीज़ हमने भारत के लिए बनाई वही चीज़ वर्ल्ड के लिए भी आपका कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेबल हो। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करे वर्ल्ड भी, जो हम भारत में जो चीज़ें बनाए। तो यही मोटो के साथ दे हैव स्टार्टेड टू डेवलप दिस 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। फिर पीएम स्वनिधि स्कीम हमारी, हमें पता ही है स्वनिधि स्कीम। ठीक है, ये लोन्स दे रहे हैं फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स विद 30,000 कॉर्पोरेट, 30,000 लिमिट, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट है आपका। स्वनिधि आपका जो लोकल वेंडर्स वगैरह है उनको पैसा देने की जो बात कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो उनमें ये आपका 30,000 लिमिट इंक्रीज कर दिया है इस चीज़ को। देन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम है आपका फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्क। दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्क, जो फ्रीलांसर्स है हमारे, ये जो गिग इकोनॉमी का जो मेजर पार्ट बनते हैं हमारे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ हैं आपके, स्विगी के हैं आपके, या और भी जो आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो आपके काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस स्कीम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी है इनके साथ, जो ऑनलाइन वर्कर्स है, ये जो गिग इकोनॉमी में जो पीपल, ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर दिस गिग इकोनॉमी, दे डोंट हैव दिस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, जैसे अगर उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, उनके पास आपके एजुकेशन इंश्योरेंस नहीं है या लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, तो ऑल दो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट विल बी गिवन अंडर दिस स्कीम टू ऑल दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, तो इनको आपके आइडेंटिटी कार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो रिकॉग्निशन वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। देन रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल आपका ये कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए है, जो आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ है आपका ई श्रम पोर्टल। तो जितने भी ऐसे वर्कर्स हैं, ऑल दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं बट लोग जो वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ई श्रम पोर्टल है जहाँ पे ये रजिस्टर कर सकते हैं और इनको ये आइडेंटिटी कार्ड ये प्रोवाइड करेंगे। फिर उन सभी के लिए हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना ये प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज जो पीएम जन आरोग्य योजना है उसको अलाइन करा रहे हैं टू गिव दिस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू ऑल दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो इस स्कीम के अंदर ये वाली चीज़ भी आपके लिए। फिर डे केयर कैंसर सेंटर्स बन रहे हैं, 200 सेंटर्स, ये सब आप देख लीजिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट आपके हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं बनेगा। फिर मेडिकल एजुकेशन की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, 10,000 मेडिकल सीट्स इन 2025-26, क्योंकि अभी देखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं आपके, खासकर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, जो नीट पीजी वाला एग्जाम होता है, और नीट यूजी में भी आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, पेपर भी लीक हो गया था लास्ट टाइम। सो दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज कैपेसिटी, या आपके स्टूडेंट कैपेसिटी है ऑफ ऑल दिस हॉस्पिटल्स। तो कहीं ना कहीं आपका 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात करेंगे। ठीक है, टोटल इंक्रीज करने की बात करेगी अराउंड 75,000 सीट्स। ठीक है, 5 साल में बढ़ेंगे। फिर फर्स्ट तो हमारा वो था कि इन्वेस्टमेंट का जो इंजन था उसमें पीपल का लिए इन्वेस्टमेंट देख लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दे हैव स्टार्टेड टू रोल आउट दिस पीपीपी मोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं इस पर फोकस करने की बात करी गई है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज स्टेट बीइंग एन ओवरऑल बीइंग अ कंट्रीब्यूटर या बीइंग अ फैसिलिटेटर ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उसका जो रोल है आपका वो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड है, बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू several other aspects of governance also. For example, they need to provide subsidies, they need to provide this welfare thing to people. फिर उसका डिफेंस सेक्टर में आपका कहीं ना कहीं एलोकेशन करना है, फिर कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं दैट दे हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल एलोकेटिंग बजट। तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पीछे छूट जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पाता। दैट्स वाई नाउ दे हैव थॉट ऑफ दिस थिंग कि दे नीड टू इंक्रीज या प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे मॉडल्स हमने इसमें देखे हैं,
जो BOT वाला जो मॉडल है आपका, जो आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाला जो मॉडल है, ये HAM जो मॉडल है आपका, EPC वाला इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वाला मॉडल, HAM आपका जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है आपका, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ जो गुड्स वाला जो आपका मॉडल है, तो वो बहुत सारे आपके न्यू मॉडल्स हमने और भी देखे। PPP जब हम देखेंगे वहाँ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। देन दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं PPP मोड में तो काम करेंगे करेंगे, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दिस दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट, जहाँ पे आपका आउटले 1.5 लाख करोड़ का प्रपोज किया गया है फॉर अ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कहीं ना कहीं आपके फोकस जो किया गया है वो इस चीज़ पे भी रखा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होगा, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, या दे ब्रिंग दिस रिफॉर्म इन देयर स्टेट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल गोइंग टू प्रोवाइड देम फ्रॉम द लोन फ्रॉम दिस 1.5 लाख करोड़ जो आपका कॉर्पस है उसमें से प्रोवाइड करेगी, एंड इट विल बी अ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। आपको डोंट नीड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, ठीक है, और ये 50 years तक आपका सिर्फ आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है सर वही वापस करने, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए है आपके। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेंडिचर करोगे, इंसेंटिव्स है आपके, अगर आप रिफॉर्म्स लेके आओगे, तो दिस सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू स्टेट्स, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देन एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग। हमारे दो स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, तो उसी में हमने एसेट मोनेटाइजेशन पे प्लान लेके आए हैं 2025 का, सॉरी 2025 to 30 टू प्लो बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस, ठीक है। तो एसेट मोनेटाइज, बिकॉज बहुत सारा जो लैंड है, बहुत सारा जो एसेट है वो आपका वेकेंट पड़ा रहता है, ठीक है, इट विल नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। जैसे आपका रेलवे का बहुत सारा जो लैंड है, या और भी आपके जो गवर्नमेंट ऑफिस के लैंड है, या और भी जो एसेट्स है आपके, खाली बेकार पड़े रहते हैं आपके। सो दे हैव डिसाइडेड टू मोनेटाइज ऑल दोज एसेट्स। तो ये कहीं ना कहीं 2025-30 का आपका के लिए आपका पूरे प्लान लेके आए हैं, वेयर दे आर फ्लोइंग अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अर्बन चैलेंज फंड। So they have decided to create this urban challenge fund of 1 lakh crore to implement the proposal for cities as growth hubs, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो cities हैं आपके, उनको they are focusing to create them as growth hubs, creative redevelopment of cities करेंगे, एंड कहीं ना कहीं वाटर एंड सैनिटेशन पे फोकस करेंगे, वॉश वाला जो इनिशिएटिव वो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये अर्बन चैलेंज फंड है, ठीक है, विच इज टारगेटिंग लोकल सॉल्यूशंस फॉर लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। वन साइज फिट ऑल अप्रोच जो था आपका, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम करते हुए दे हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस अर्बन चैलेंज फंड, जहाँ पे 1 लाख करोड़ का आपका कॉर्पस रखा गया है। 3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है, सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है फॉर विकसित भारत, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान PCS के मीन्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था इससे कि व्हाट हैव दे प्रपोज्ड इन बजट 2025-26 इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोडक्शन। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लेके आए हैं फॉर विकसित भारत, वेयर दे आर डेवलपिंग एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047, ठीक है। इसी ध्यान रखिएगा कि 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया है, ठीक है, टिल 2047, 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल रावत भाटा है हमारा राजस्थान में, यूपी में नरोरा है हमारा, नीचे कुंडम है आपका, तारापुर है, काकरापारा है, तो वो सारे के सारा का कैगा है आपका। तो उनसे आपका न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आपका 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया है, ठीक है। एंड इन फ्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी हैव अचीव्ड क्रिटिकलिटी। जो हमारा 3 फेज का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था उसमें क्रिटिकलिटी वी हैव अचीव्ड इन कैगा, इन कुंडकुलम, इन दोनों में हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, ठीक है। जस्ट लुक इनटू दिस ऑल्सो, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस थिंग कि किसमें कौन सा आपका है जहाँ पे क्रिटिकलिटी अचीव होगी, और क्रिटिकलिटी होती क्या है, वो सब हम जब साइंस एंड टेक करेंगे तो वहाँ देखेंगे ये चीज़ें।
Then they are also amending this Atomic Energy Act and Civil Liability for Nuclear Damage Act. ठीक है, तो ये जो दोनों एक्ट थे हमारे को उसको भी कहीं ना कहीं हमारे को अमेंड करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, अटोमिक एनर्जी एक्ट को करेंगे. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्राइवेटाइज इट, या सिविल लाइबिलिटीज में भी हम कहीं ना कहीं करेंगे टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया. अब देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग दे हैव आल्सो डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. ठीक है, तो जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाने से जहाँ पे आपका बहुत सारे इक्विपमेंट आपका लगता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर टेक्नोलॉजी में यू हैव टू स्पेंड मोर ऑफ योर रिसोर्सेज, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा आपका हो जाती हैं चीज़ें. तो इसलिए दे हैव डिसाइडेड टू क्रिएट दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. ये छोटे छोटे आपके मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, छोटी सी स्पेस, मोबाइल होते हैं आपके, मोबाइल स्ट्रक्चर्स हैं आपके, वो कहीं पे भी इजीली बन सकते हैं. ठीक है, और इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होता है आपका. Then an outlay of around 20,000 crore to be set up for this 5 indigenously developed SMRs to be operational by 2033. ठीक है, so कहीं ना कहीं आपका बजट का 20,000 crore has been cited for this to develop this 5 indigenous small modular reactors which will become operational till 2033. टारगेट वही है हमारा कि 2033 तक इनको ऑपरेशनल बनाना है और 5 ऐसे इंडिजीनियस SMR बनाना है. ठीक है, तो यही दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में जो इस बजट में कहा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि 100 गीगावाट का टारगेट है टिल 2047 और 2033 तक का 5 इंडिजीनियस आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने हैं. फिर शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एक बनाया गया 25,000 करोड़ का टू बी सेटअप. ठीक है, विद अप टू 49% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट एंड द बैलेंस फ्रॉम द पोर्ट्स एंड प्राइवेट सेक्टर. तो कहीं ना कहीं आपको शिप बिल्डिंग या मैरीटाइम को जो आपका सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए 25,000 करोड़ आपका फंड बनाया गया. फिर वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट है मिथिलांचल बिहार के अंदर. ठीक है, ये वाली चीज़ भी देख लीजिएगा, बिहार बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल बिहार. कोसी आपको पता ही है सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शिफ्टिंग कोर्स. ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो अपना कोर्स जो है रिवर फ्लो बहुत ज़्यादा शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड टाइप सिचुएशन आपकी डेवलप हो जाती है इन लो लाइंग रीजन्स ऑफ बिहार, जो मिथिला वाला जो रीजन है आपका. तो उसके लिए दे हैव स्टार्टेड दिस, दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. फिर नेक्स्ट हमारा स्वामी फंड 2 है, ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपकी चल रही है, जो आपके हाउसेज डेवलप करके देती है, उसी का जो आपका एक उसी के लिए फंड है. तो इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 15,000 करोड़ एट एक्सपीडिटियस कंप्लीशन ऑफ अनदर 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स. ठीक है, तो कहीं ना कहीं 15,000 करोड़ रुपए दे हैव डेडिकेटेड इन दिस फंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स, और वो भी एट अ एक्सपीडिटियस रेट, बहुत जल्दी बनाएंगे. फिर टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ है, ये हमारा ये वाली चीज़ है भी. ठीक है, कि कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर में भी वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ इन दिस टूरिज्म. फिर आपका बिहार को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका एम्फोसाइज करके बजट आया गया बिकॉज अपकमिंग इलेक्शंस भी है आपके बिहार में. ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ मखाना बोर्ड हमने बिहार में देखा. फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग आपका कहीं ना कहीं बिहार में बन रहा है. फिर आपका वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट आपका बिहार में लेके गए. देन एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं आपका बिहार में, अभी ये बना नहीं है. ठीक है, अभी आपका एरिया डिसाइड, मतलब बिहार रीजन डिसाइड हो गया, कहाँ बनेगा ये चीज़ अभी डिसाइड नहीं हुई. जब होगी तो आपको बताएंगे. बट एक ध्यान रखिएगा कि इन दिस बजट दे हैव गिवन दिस ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट टू बिहार. ठीक है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं जो आपके स्टार्टिंग से बनते हैं. फिर लास्ट जो हमारा इनोवेशन वाली जो इन्वेस्टमेंट जो था वो इनोवेशन सेक्टर में लेके आया. ठीक है, तो तीनों इन्वेस्टमेंट हमने देख लिए. जो थर्ड इंजन आपका इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पे फर्स्ट हमने पीपल में इन्वेस्टमेंट देखा, फिर हमने आपका इसमें इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट देखा. देन द थर्ड थिंग इज आपके इनोवेशन में कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं. सो फॉर दिस वी हैव दिस रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जहाँ पे 20,000 करोड़ आपके एलोकेट करे गए. ठीक है, कि फॉर सो डैट आवर इन्वेस्टमेंट जो आपका इनोवेशन सेक्टर है इट विल बी अ प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन थिंग. फिर डीप टेक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया. ठीक है, तो ये डीप टेक फंड ऑफ फंड है जो डीप टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए या एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए आपके लेके आए हैं टू कैटलाइज द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स. ठीक है, तो दिस डीप टेक फंड ऑफ फंड्स
इज बेसिकली टारगेटिंग नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स। ठीक है, ये आपका जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने भी ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि दिस इज़ अ वेरी 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 स्टार्क रियलिटी डेट इंडियन जो इंटरप्रेन्योर्स है या इंडियन जो स्टार्टअप वाले हैं आपके, दे ऑल आर टारगेटिंग टूवर्ड्स फूड सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं फूड सेक्टर के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग अदर डेवलपिंग नेशन या डेवलप्ड नेशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, जहाँ पे आपका जो डीप टेक्नोलॉजीज है, दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस एआई, मशीन लर्निंग, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो उसमें कहीं ना कहीं हम वी आर लैकिंग बिहाइंड। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्टअप जो है हमारा, वो मेनली फोकस फूड सेक्टर को ही कर रहा है। So that's why we, in order to promote all those startups that will going to invest in this upcoming new technology या आप कहोगे emerging technologies में, तो उनके लिए we have brought this deep tech fund of funds। फिर प्रीएम आपका रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम भी लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, विच इज प्रोवाइडिंग फेलोशिप टू ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस रिसर्च थिंग। फिर एक जीन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वी आर क्रिएटिंग दिस जीन बैंक। ये सेकेंड जीन बैंक हम लोग बना रहे हैं। सेकेंड जीन बैंक है विथ 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड जीन बैंक बनेगा। जीन बैंक आपका वो ऐसा बैंक है वेयर ऑल द जीन्स हैव बीन केप्ट सेफ इन सो दैट वी कैन यूज देम when the current gene thing will got extinct। ठीक है, तो जैसे आपका जो करंट जीन वाली जो चीज़ है, वो आपके जो करंट जो आपके एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, या ऐसे कोई भी और भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इफ़ दे गेट एक्सटिंक्ट, तो विल नीड टू recalibrate या वी नीड टू रिवाइव दो स्पीशीज। वी यूज जीन स्टोर्ड इन दिस फ्रॉम दिस जीन बैंक, तो कहीं ना कहीं वहीं से लेके आएंगे। फिर टू बी सेटअप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशन, देखिए आपका है ये चीज़, टू बी सेटअप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़। ठीक है, कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं यहाँ से हमें मिलती रहे। ठीक है, अगर कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल वी आर फेसिंग दिस क्लाइमेट इम्पैक्ट ना ऑन एग्रीकल्चर, तो ड्यू टू दिस क्लाइमेट इम्पैक्ट a lot of species have been getting extinct, तो उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंजर्व ऑल दोज एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वी हैव क्रिएटेड दिस जीन बैंक थिंग, और जहाँ से आपका फ्यूचर का फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड इसके लिए जीन बैंक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट जीन बैंक जो हमारा इंडिया में बना, वो आपको ध्यान रखिएगा, वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने बनाया आपका न्यू दिल्ली के अंदर 1996 में। ठीक है, ये फर्स्ट आपका जीन बैंक था फॉर प्लांट्स। ये आईकार NBPGR का है और ये नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। सेकेंड वाला बनाने की बात करी गई है, अभी कहाँ बनेगा ये देखेंगे हम। फर्स्ट का ध्यान रखिएगा, तो इट्स इन दिल्ली। आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यूपी PCS में जो अभी यूपी का आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे भी एक आपका एक ऐसे ही क्वेश्चन था, वो नेशनल इंस्टीट्यूट पूछा गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिल्ली आपका है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट जीन बैंक है आपका प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करी जाए, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो फर्स्ट जो नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक है हमारा, वो हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर प्लांट्स की बात करी जाए ना, या क्रॉप्स वाली की बात करी जाए, सो जो फर्स्ट जीन बैंक है हमारा, वो न्यू दिल्ली में हमारा आईकार NBPGR का। ठीक है, अगर आपके जो जीन बैंक है फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करी जाए, वो हमारा हैदराबाद तेलंगाना में है। अब इंडिया का फर्स्ट, देखिए ये लिखा ही हुआ है, इंडिया फर्स्ट जीन बैंक इन 1996 डेवलप हुआ बाय आईकार नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। द नेशनल जियोस्पेटियल मिशन एक हमारा है, इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ जो जियोस्पेटियल आपके जो प्लानिंग है हमारा, उसको यूज़ करने के लिए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट या फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं उसके लिए वी हैव ब्रॉट दिस नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। तो ये फैसिलिटेट करेगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ
लैंड, ये देखिए जैसे आपका GIS होता है, आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन जो सिस्टम है आपका, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए, जो जियो टैगिंग करने के लिए दे हैव ब्रॉट दिस स्कीम इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इससे मॉडर्नाइज हो जाएंगे आपके अर्बन प्लानिंग, आपके प्रॉपर हो जाएंगे, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसको टैकल करने के लिए, अर्बन प्लानिंग को देखने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस स्कीम। फिर डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका कहीं ना कहीं इससे होगा, ठीक है। तो इंडिया का जो अपना जो नाविक है आपका, ठीक है, वो जियो स्पेशल प्लानिंग में बड़ा हेल्प करता है हमारे को, उसी का यूज़ करते हुए इसको बढ़ावा देने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस स्कीम न्यू नेशनल जियो स्पेशल मिशन। फिर जो लास्ट इसके अंदर है हमारा, वो हमारा ज्ञान भारतम मिशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, ठीक है। तो जैसे अभी हमने भारत जो आपका बुक वाला जो था, भारत भाषा जो वाली जो चीज़ थी, उसी के जैसा हम लोग ये चीज़ लेके आए हैं, भारतीय भाषा जो पुस्तक स्कीम थी, उसी के जैसा हम लोग ये ज्ञान भारतम मिशन लेके आ रहे हैं। सो ऑल दो स्कीम्स आर एमिंग टू प्रमोट इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, या इन ऑर्डर टू कंजर्व इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, या लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस स्कीम। जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम थी, उसमें भी हमारी जो नेशनल लैंग्वेजेस है उसमें वो सारे बुक्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को बचाने के लिए दे हैव ब्रॉट दिस स्कीम। अब यहाँ पे विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम, लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्टर्स टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को डेवलप करेगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बचाने की बात करेगा। और इसमें बहुत सारे आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, म्यूजियम्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगे, प्राइवेट कलेक्टर्स होंगे आपके, जो कहीं ना कहीं 1 करोड़ से अबव मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही आपके इंडिजीनियस वाली जो चीज़ है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, सो डैट दे कैन बी सीन बाय फ्यूचर जनरेशंस, उसके लिए हम ये स्कीम लेके आए हैं। अभी हमारे 3 इंजन हमने देख लिए हैं मोटे मोटे, ठीक है। फर्स्ट वी हैव फर्स्ट इंजन एग्रीकल्चर वी हैव सीन, देन सेकेंडली वी हैव सीन MSME सेक्टर, थर्ड इन्वेस्टमेंट वाला जो इंजन था, और फोर्थ जो हमारा लास्ट जो हमारे इसमें है हमारा एक्सपोर्ट जो है, फोर्थ इंजन इज एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए व्हाट ऑल वी हैव डन यहाँ देख लेते हैं। तो पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है हमारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MSME एंड फाइनेंस लेके आया है आपका, ठीक है। इसमें मतलब ये सारे के सारे मिलके काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद सेक्टोरल एंड मिनिस्टीरियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं MSME टारगेट को आप कहीं ना कहीं एम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है MSME सेक्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है MSME सेक्टर्स के लिए, कि देयर प्रोडक्ट्स विल नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर दिस फाइटो सैनिटरी एंड आपके जो नॉन टैरिफ मेजर्स है आपके, तो उस पर क्वालिफाई नहीं करते हैं, जिसको हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो उसको टैकल करने के लिए ऑल दीज मिनिस्ट्रीज आर इंटीग्रेटिंग देयर वर्क, या सेक्टोरल जो आपके टारगेट्स हैं, दे हैव सेट दो सेक्टोरल टारगेट्स, जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं आपके इजी एक्सेस मिले टू एक्सपोर्ट क्रेडिट को, उनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके बने, सो डैट वी कैन इंक्रीज आर एक्सपोर्ट टू ऑल दिस फॉरेन कंट्रीज। फिर भारत ट्रेड नेट है आपका, ये एक आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। दिस विल बी सेटअप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल ट्रेड। सो कहीं ना कहीं आपके जो ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस भारत ट्रेड नेट। ये आपका सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा आपने देखा होगा, जैसे हमारा वन नेशन जो वन कॉमर्स वाला जो साइट है हमारे, जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स सर्विसेज टू ऑल द पीपल हु टू ऑल द कंपनीज हु वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो वैसे ही हमारा सेम आपका भारत ट्रेड नेट है, इट्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इट्स अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, और ये आपका फाइनेंसिंग सोल्यूशन से प्रोवाइड करेगा टू MSME सेक्टर या और भी जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, सो डैट दे कैन इंटीग्रेट देमसेल्फ विद ग्लोबल सप्लाई चेन। नेक्स्ट इसमें GCC है हमारा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ये बन रहे हैं आपके, और स्पेशली Tier 2 सिटीज़ में। फॉर एग्जांपल लखनऊ में ये चीज़ क्वेश्चन था आपका UPPCS के मेंस में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में हम ये चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी जो Tier 2 सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल जोधपुर है आपका,
जयपुर है आपका, ठीक है, पटना है आपकी, तो उन सिटीज़ में भी आपके कहीं ना कहीं डेवलप करने की बात कर रहे हैं. सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी. यहाँ पे गाइडेंस फॉर स्टेट्स टू प्रमोट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन टीयर 2 सिटीज. दिस विल फोकस ऑन टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, बायलॉज एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन. तो यहाँ पे आपके कैपेबिलिटी सेंटर्स बनेंगे इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए. फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है फॉर एयर कार्गो. तो कहीं ना कहीं आपका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जो प्रॉब्लम थी उसको टैकल करते हुए दे हैव स्टार्टेड दिस वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. जो एयर कार्गो से जो आपके फूड आइटम्स है और भी जो प्रोडक्ट्स आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनके लिए एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाई गई है. So they are facilitating upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high value perishable horticulture produce. ठीक है. So basically they are targeting this perishable horticulture crop. ठीक है. और इनकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए हाई वैल्यू जो पेरिशेबल आपके क्रॉप्स हैं, जो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनके लिए दे आर प्रोवाइडिंग दिस वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. इट्स अ टाइप ऑफ कोल्ड स्टोरेज चेन. कोल्ड स्टोरेज चेन है, ठीक है, विच इज एमिंग टू कर्ब ऑल द वेस्टेज दैट इज देयर. ठीक है. जो एग्रीकल्चर जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है वेस्टेज का, उसको टैकल करने के लिए एक एयर कार्गो में आप ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 हमने देखी है. फिर इन द ईयर 2022 इंडिया साइंड. अच्छा, ये हमारी चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे या बजट में आपके मेंशन थी. ठीक है. रिसेंटली ऑल्सो वी हैव साइंड अ FTA एग्रीमेंट विद UK. अब इससे पहले 2022 में वी हैव साइंड दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद UAE एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. सो अभी रिसेंटली हमने ये सारी चीज़ें हमने अपने साइन करी है. UAE के साथ हमने 2022 में करा है, फिर ऑस्ट्रेलिया, अभी रिसेंटली वी हैव कंक्लूडेड दिस FTA एग्रीमेंट विद UK, यूनाइटेड किंगडम. फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये भी RPSC का आपका क्वेश्चन था. इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये आपका नीति आयोग निकालता है ये चीज़, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. ये स्टेट वाइज आपका कहीं ना कहीं निकलता है. इसको और बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, आपका डिटेल एनालिसिस करने के लिए लेके आए हैं. फिर प्रमोट कर रहे हैं INR एज एन इंटरनेशनल करेंसी. सो कहीं ना कहीं हमारा ये भी फोकस रहा कि वी नीड टू प्रमोट इंडियन नेशनल रुपीज एज इंटरनेशनल करेंसी. मोदी जी का है ये चीज़, खासकर जब ये रशिया के साथ जो हमारा जो ऑयल में ट्रेड हो रहा है, सो ऑल दिस ट्रेड इज इन रुपीज़. तो कहीं ना कहीं हमारा ये चीज़ है कि वी आर प्रमोटिंग रुपीज़ एज एन इंटरनेशनल करेंसी. UPI भी इसी से रिलेटेड आपकी चीज़ है, जो UPI पेमेंट्स अडॉप्टेड बाय सेवरल नेशंस. फॉर एग्जांपल फ्रांस ने आपका अडॉप्ट करा है रिसेंटली. तो कहने का उसका एम यही है कि प्रमोट करना है रुपीज़ को, इंडियन नेशनल रुपीज़ को एज इंटरनेशनल करेंसी. देन फिर फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अपेडा, एम्पेडा. इस पर भी कहीं ना कहीं हमें फोकस करना है कि ये लोग अपना अच्छे से काम करें. ठीक है. इनको इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है सो डैट दे कैन मेक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है अपेडा, आपका एम्पेडा मरीन सेक्टर से रिलेटेड है. फिर एक आपके इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लेके आए हैं. ठीक है. तो ऑल दोस इंटरेस्ट दैट विल बी पेड बाय द एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर्स, उसको इक्वलाइज कर दिया जाएगा, उसको इंटरेस्ट को इक्वलाइज कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. देखिए ये आपकी एक प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स एक्सपोर्टर्स विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक क्रेडिट. एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है. तो जो वो इंटरेस्ट वो पे करते हैं ना, उसको वो रिसीट आपको मिल जाती है, जिस रिसीट्स को दिखाने के बाद आपको वो इंटरेस्ट वापस हो जाता है. ठीक है. सो दे आर गेटिंग दिस सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू बूस्ट एक्सपोर्ट. फिर लास्ट हमारा ये जो स्कीम है इसके अंदर ही हमने पहले भी देख चुके हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. सो दिस इज अ WTO कंप्लाइंट सब्सिडी स्कीम. ठीक है. ये कहीं ना कहीं हमारा आपके बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे थे आपके डेवलप्ड नेशंस के द्वारा कि वी आर गिविंग दिस रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. तो दिस इज अ WTO कंप्लाइंट थिंग. तो इसको बरकरार रखा गया है इस आपके बजट के अंदर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी हैव सीन आपके प्रिंसिपल्स हमने देख लिए हैं विकसित भारत के. जो मोटा मोटा जो फर्स्ट जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया. बजट के सारे एस्टिमेट्स हमने देख लिए हैं. वी हैव सीन रेवेन्यू, वेयर वी आर गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम. ठीक है. हाउ वी आर जनरेटिंग रेवेन्यू, या वेयर वी आर एक्सपेंडिंग आर आपके जो रुपीज़ है वो वाला सारे सेक्टर्स देख लिए. देन वी हैव सीन प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत जो हमारे क्या थे, ग्रोथ इंजन्स देख लिए हैं. ठीक है. ऑल दो सेक्शंस वी आर टारगेटिंग वो सब देख लिया है. नेक्स्ट टाइम से इसमें आगे और देखेंगे जो कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सेक्टर स्पेसिफिक चलेंगे. फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कैसे कर रहे हैं,
एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं या हमारा सर्विस सेक्टर में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, बने रहिएगा ऐसे ही।